नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक मिली और इस बैठक के अंदर ईवीएम के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। ईवीएम की कार्यप्रणाली पर और ईवीएम की ईमानदारी पर संदेह जताया गया और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने फैसला किया कि मुख्य चुनाव आयोग को मिला जाए और साथ ही यहाँ पे सुझाव दिया गया कि जो भी वीवीपीएटी पर्चियां हैं उनका मिलान ईवीएम मशीन से निकलने वाले आंकड़ों से किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के ऊपर प्रस्ताव क्यों पारित किया गया। इसका जवाब अपने आप में बहुत ही सीधा है, क्योंकि जब से ईवीएम आई है तब से ईवीएम को हमेशा से शंका के दायरे में रखा गया है। सैम पित्रोडा जो अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, वह एक समय में भारत देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के राजकीय सलाहकार थे और वे टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टरेट हैं और भारत देश में जो इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन लाने वाले जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्रांति लाने वाले हो तो कोई है तो वो सैम पित्रोडा है। सैम पित्रोडा पद्मश्री अवार्ड विजेता भी हैं और सैम पित्रोडा कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर चिप लगी होती है इसलिए विदेश में बैठा हुआ भी कोई व्यक्ति ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश के चुनावों के इलेक्शन के बाद ईवीएम मशीन पर और उसके आंकड़ों पर शंका जताई है और शंका जताने का कारण भी स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का प्रश्न बहुत विकट था, मध्य प्रदेश में महंगाई का प्रश्न था, मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों की अस्मिता का प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्रश्न थे जो काफी ज्वलंत थे और एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही। कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और वो भी बम्पर वोटों से और बम्पर मेजॉरिटी से जीतने वाली है। तो जब रिजल्ट आए तो स्वाभाविक था कि ईवीएम पे शंका उठी और साथ ही जितने भी चैनल्स ने अपने सर्वे किए थे उन चैनल्स के सर्वे में भी किसी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ नहीं दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को छोड़कर। तो इस तरह से ईवीएम हमेशा से शंका के दायरे में रही है। और साथियों, 3 दिसंबर को मत गिनती हो रही थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई के घर जाकर एक पिटीशन लगाई और कहा कि मध्य प्रदेश में 15,000 शिकायतें ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में पेंडिंग है और उन 15,000 शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आज गिनती चल रही है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में कई सारे पोलिंग बूथ में सभी कैंडिडेट्स को एक जितने ही मत मिल रहे हैं, अर्थात यदि 15 कैंडिडेट है तो 15 के 15 कैंडिडेटों को 250, 300, 250, 350, 50 इस तरह से एक जैसे मत गिर रहे हैं। इसके बारे में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलवाया। दूसरा, नरेंद्र मिश्रा जी ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में 500, 1000, 2000, 300 इतने वोटों की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार जीते हैं और ये मार्जिन बहुत आसानी से ईवीएम को हैक करके ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके किया जा सकता है। इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी एक एग्जाम्पल दिया। छत्तीसगढ़ में बीएसपी के एक कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि माना कि चलो उसके परिवार ने वोट नहीं दिया, उसके रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिया, उसके गली मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिया, उसके समाज ने वोट नहीं दिया, उसके गांव वालों ने वोट नहीं दिया, पर उस इंसान का वोट कहाँ गया? पाताल में धंस गया या आकाश में गायब हो गया। इसके बाद बताया गया कि 6-6 लाख वीवीपीएटी खराब है। इतनी बड़ी संख्या में वीवीपीएटी कैसे खराब हो सकते हैं? और फिर 45
45 दिनों के अंदर जो ईवीएम मशीन के डेटाज है वो सब डेटा खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसलिए उस पिटीशन की अर्जेंट सुनवाई करने के लिए भी रखा गया। डायरेक्शन भी इशू किए गए और डायरेक्शन इशू होने के बावजूद भी ईवीएम मशीनों को बड़ी संख्या में बेंगलुरु भेजा जा रहा है, सर्विस के नाम पे या फिर 2024 में फिर एक नया षड्यंत्र करने के नाम से। एक और प्रश्न खड़ा किया गया, जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन ईवीएम मशीनें 99% चार्ज थी और जिस दिन इनकी गिनती के लिए निकाला गया अर्थात 3 दिसंबर के दिन भी ये मशीनें 99% और 100% चार्ज थी। तो ये कैसे संभव हो सकता है? साथ ही यूपी का फर्रुखाबाद का भी एग्जाम्पल दिया गया। फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम मशीन एक स्ट्रॉन्ग रूम में जल जाती है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट होने की गुंजाइश नहीं थी। तो फिर आखिर कैसे ये 800 ईवीएम मशीनें जल गई? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका निदान आज तक नहीं हो पाया है। लाखों पर्चियां वीवीपीएट वाली कूड़े कचरे में मिली है, यह भी सब लोगों ने वीडियो में देखा है। साथ ही कई सारे ईवीएम कहीं कब्रिस्तान में तो कहीं ऐसी रिमोट जगहों पर मिले हैं या किसी की गाड़ी में या कार में मिले हैं। यह सब प्रश्न भी अभी तक अनसुलझे हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए एक प्रधानमंत्री, दूसरे विरोध पक्ष के नेता और तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाएगा। इस तरह का बिल पास किया गया है और जिसके अंदर चीफ जस्टिस इंडिया को निकाल दिया गया है। अर्थात प्रधानमंत्री एक तरफ, उनका मिनिस्टर भी एक तरफ और सिर्फ एक विरोध पक्ष का नेता। 2/1 कैसे संभव हो सकता है? तो वो चाहेंगे उसको अपना इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और इस समीकरण से यह बात पूरी तरह से तय हो जाती है कि जरूर घपला करना चाहते हैं, जरूर षड्यंत्र करना चाहते हैं, जरूर ईवीएम मशीन के साथ खेला करना चाहते हैं, छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इसी वजह से ये जो बिल पास किया है वो भी विरोध पक्ष की गैर हाजिरी में बिल पास किया गया है। तो यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अंत में एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जापान जिसने ईवीएम मशीन का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, आज जापान में भी ईवीएम मशीन से नहीं परंतु बैलेट से इलेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ इतना बड़ा अमेरिका, उस अमेरिका में भी ईवीएम से नहीं परंतु बैलेट पेपर से महीनों तक चुनाव होते हैं। नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यह सब जगह ईवीएम से नहीं परंतु बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईवीएम से चुनाव कराना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़े बड़े देशों में आज बैलेट से चुनाव होते हैं, तो भारत देश में क्यों बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं? और बैलेट पेपर से चुनाव ना कराने के पीछे मुख्य चुनाव आयुक्त का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि बहुत समय बीत जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि जब 15-15 दिन तक चुनाव आने से गिनती तक 15 दिन, महीना तक आप लोग चुनाव डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो दूसरे 5 दिन 7 दिन अगर बीत भी जाएंगे तो ऐसा क्या बवाल खड़ा हो जाएगा। परंतु कम से कम भारत देश के नागरिक को जो शंका है, जो कुशंका है कि उसका वोट जिसको उसने दिया उसको पड़ा या नहीं, वो शंका तो नहीं रहेगी। लोकतंत्र में किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव फेयर एंड फ्री होने चाहिए। परंतु जिस तरह के हालातों में आज की तारीखों में लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र को पतन हो रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश हो रही है। इसके लिए सभी जागरूक नागरिकों को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे ईवीएम को इसी चुनाव में खत्म करवाए, बैन करवाए। नहीं तो मैं ये समझती हूँ कि अगर 2024 में एक बार फिर से ये लुटेरी सरकार आ गई तो समझ लीजिए कि भारत देश का संविधान, भारत देश का लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ यही बताएंगे, इतिहास दिखा के कि एक समय था कि भारत देश में लोकतंत्र था।
साथियों, आज की तारीख में हमारे देश के लोकतंत्र में भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं और हर दिन लोकतंत्र का शिकार कर रहे हैं। और लोकतंत्र का शिकार मतलब भारत देश के नागरिकों को अपना शिकार बना रहे हैं और देश के अंदर लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो ईडी का उपयोग कर रहे हो, चाहे सीबीआई का उपयोग कर रहे हो, चाहे आईटी का उपयोग कर रहे हो, चाहे यूएपीए का उपयोग कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हो। और अब तो उन्होंने शिकार करने के लिए भारत देश के 3 कानूनों को, जो क्रिमिनल लॉज थे, उसके अंदर भी इस तरह के प्रावधान रख दिए गए हैं कि भारत देश का नागरिक अगर एक बार उन प्रावधानों में फंसता है तो छटपटाता रह जाएगा, परंतु इनके चुंगल से निकलेगा नहीं और अंत में उसकी मौत ही होने वाली है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमें सबको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और यही हमारी जिम्मेदारी है आज की तारीख में। साथियों, बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ एक नए विचार के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और अंत में मेरी आपसे इतनी विनती है, इतनी ही गुजारिश है और इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। साथियों, हम लोग एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और तब जाकर हम आपके बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोल पाते हैं। तो आप हमारे हौसला अफजाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। नमस्कार। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी मिल सकते हैं। बस इतना ही। नमस्कार।